हाँ, तो आज हम लोग कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ मतलब सब समझ लिए, मैं एग्जांपल से डिफरेंशिएट करूंगी कि ये दोनों चीज़ क्या है। इंडिया के रिलेशन में जैसे इंटरनेशनल लॉ में हम लोग चले गए, यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोहिबिट्स एग्रेसिव वॉर, फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैट्यूट्स, ये सब आ गया इंटरनेशनल लॉ। जो हम लोग पढ़े कि जब दो नेशन के बीच का रिलेशनशिप हम लोग को जानना होता है, तो वो वहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं। अब म्युनिसिपल लॉ क्या है? म्युनिसिपल लॉ हमारा जो देश का अपना अपना देश का जो प्रॉपर डोमेस्टिक लॉज है, उसको हम लोग म्युनिसिपल लॉ बोलते हैं। मतलब बीएनएसएस जो हमारा पहले आईपीसी था, अब बीएनएसएस हो गया है। जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, ये सारे एक्ट जो हमारे देश में बस सीमित है, जो हमारे देश के लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको गवर्न करता है सारे लॉज को, उसको हम लोग म्युनिसिपल लॉ बोलते हैं, मतलब डोमेस्टिक लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ मतलब जो देश का अलग अलग देश के साथ रिश्ता है, वो उसको लॉ जो गवर्न कर रहा है उसको इंटरनेशनल लॉ, और म्युनिसिपल लॉ उसको बोलते हैं जो सिर्फ देश के अंदर सीमित है, मतलब हमारा जो देश है उसके अंदर सीमित है, उसको हम लोग म्युनिसिपल लॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या म्युनिसिपल लॉ है और क्या इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है? तो अब हम लोगों को ये सोचना था कि जब इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जब इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में कुछ विवाद हो गया, तो कौन प्रिवेल करेगा? इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा या म्युनिसिपल लॉ प्रिवेल करेगा? या फिर इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का रिश्ता क्या है आपस में? दोनों कैसे एक साथ मेंटेन, मतलब कि हार्मोनी मेंटेन करके चलते हैं? कैसे चीज़ें स्मूथली चल रही है? क्योंकि हम जैसे देश में भी जाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम लोग फेडरल कंट्री है, एक सेंट्रल लेवल में है और एक स्टेट लेवल में है। तो दोनों ही आपस में स्मूथली रन कर रही है कि सेंट्रल लेवल के ज़्यादा पावर्स होते हैं, स्टेट लेवल के कम पावर्स होते हैं, लेकिन पावर्स तो एक ही टाइप के होते हैं दोनों। वैसे ही इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में ऐसा क्या रिलेशनशिप है जो जिससे अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया तो कौन गवर्न होगा, दोनों आपस में कैसे चलेंगे, ये सारी चीज़ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि दोनों इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का रिलेशन क्या है। तो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिया था कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का एक्स वाई जेड रिलेशन है। किसी ने बोला इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का कुछ और रिलेशन है। ऐसा ऐसा करके अलग अलग ज्यूरिस्ट के ओपिनियन अलग अलग हुए, और डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन को क्रिटिसाइज भी किया। तो हम लोग इस चीज़ को मतलब कि स्मूथली पढ़ने के लिए लोगों ने क्या किया, अलग अलग ज्यूरिस्ट के ओपिनियन अलग अलग थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम लोग इंटरनेशनल लॉ की थ्योरी पढ़ रहे थे कि अलग अलग ज्यूरिस्ट के ओपिनियन है, वैसे ही रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। तो पहला थ्योरी है हमारा मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी ये बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और मेरी मैम म्युनिसिपल लॉ। हम्म। मेरी मैम ये हाँ, नोट्स आपने कब शेयर किया था, किस नाम से था ये? ये आप ही लोग के ग्रुप में गया है ना? ये मैंने अभी अभी शेयर किया है। यस मैम, जस्ट अभी शेयर किया? अच्छा आ ठीक। गया है ना 2024? ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 8:31 में मैंने शेयर किया है। नहीं मैडम, उसको शायद नहीं आया हमारे। क्या? ये मैम रिलायबल 2024 में कर दिया हमने, किया है। नहीं आया मैम। रिलायबल एलएलबी 2024 ही तो है आप लोग का ग्रुप, कोई और है हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, हम आ गया ठीक। इसी में तो सारा थर्ड सेमेस्टर का आ रहा है। जी हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। आ गया है ना? जी हाँ, आ गया मैम। यस मैम, मैम। प्लीज आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो पहला हमारा थ्योरी है मोनिज्म थ्योरी। अभी मोनिज्म थ्योरी में ये बोला गया कि इंटरनेशनल लॉ और जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है, ये दोनों लॉ बिल्कुल सेम है।
मोनिज्म थ्योरी ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ बिल्कुल सेम है। यहाँ के ज्यूरिस्ट ने बोला कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों का सब्जेक्ट मैटर इंडिविजुअल है। ये दोनों इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये मानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ और जो म्युनिसिपल लॉ है वो दोनों एकदम सेम है, एक ही फुटिंग में चल रहा है। और अगर इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को कंपेयर करेंगे तो इंटरनेशनल लॉ के पावर्स ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ में आया कि अगर म्युनिसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर हो जाएगा और म्युनिसिपल लॉ के जो लॉ है वो इनवैलिड हो जाएंगे। ये मोनिज्म थ्योरी बोला, लेकिन मोनिज्म थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। इसीलिए क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि उसमें ये बोला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ 100% सेम है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का सब्जेक्ट एरिया एक जैसा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। इंटरनेशनल लॉ नेशन के बारे में भी बात करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात करता है, जो कि म्युनिसिपल लॉ नहीं करता है। इवन इंटरनेशनल लॉ के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के ओरिजिन कुछ और है, म्युनिसिपल लॉ के ओरिजिन कुछ और है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ 100% सेम है। तो इसको क्रिटिसिज्म मिलने के बाद दूसरा थ्योरी आया, डुअलिज्म थ्योरी। अब डुअलिज्म थ्योरी एकदम अपोजिट बोल दिया। डुअलिज्म थ्योरी ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ जो चीज़ है, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। ये दोनों कस्टम से रिलेटेड, ये दोनों सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। इंटरनेशनल लॉ के पास कन्वेंशंस होते हैं, ट्रीटीज होते हैं, लेकिन म्युनिसिपल लॉ के पास ट्रीटीज नहीं होते। तो ये लोग कंप्लीटली डिफरेंट है, ऐसा डुअलिज्म थ्योरी ने बोला कि ये दोनों लॉ है कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसने ये बोला कि अगर हमारे देश में ये क्या बोलते हैं कोई ट्रीटी साइन किया गया है तो उसके लिए म्युनिसिपल लॉ का एक अलग से पार्लियामेंट एक और लॉ पास करेगा। ये बोलता है डुअलिज्म थ्योरी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ कंप्लीटली डिफरेंट है। ये इसलिए जब भी इंटरनेशनल लॉ का कोई ट्रीटी, जैसे इंडिया ने एक ट्रीटी साइन किया, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW, ये कन्वेंशन इंडिया ने ट्रीटी साइन किया। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए एक म्युनिसिपल लॉ भी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट एक एक्ट पास कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब ये ट्रीटी जो है इसके साथ जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है और जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, ये दोनों हारमोनियसली साथ में चलेंगी। ये बोलता है हमारा डुअलिज्म थ्योरी। डुअलिज्म थ्योरी मतलब समझ में आया? ये पूरा डिफरेंट कर दिया इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को। इसने बोला कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ फॉलो हो रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बन रहा है, कन्वेंशन बन रहा है, तो हमारे क्या हो गए, पार्लियामेंट एक वैसा ही लॉ पास करेगी और वो म्युनिसिपल लॉ हो जाएगा। और दोनों लॉ आपस में अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट मैटर दोनों का सेम होगा, लेकिन इंडिविजुअल का, इंटरनेशनल का अपना इंडिविजुअलिटी होगा और म्युनिसिपल का अपना इंडिविजुअलिटी होगा, और दोनों हारमोनियसली चलेंगे। ये बोल रहा था डुअलिज्म। लेकिन इसको भी कई जगह पे क्रिटिसिज्म मिला। मोनिज्म जैसा 100% क्रिटिसिज्म नहीं मिला, लेकिन इसको भी कई जगह पे क्रिटिसिज्म मिला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल दोनों का सब्जेक्ट मैटर है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है इंडिविजुअल जो म्युनिसिपल लॉ में भी चल रहा है, इंटरनेशनल लॉ में भी चल रहा है। हाँ, इंटरनेशनल लॉ में अदर सब्जेक्ट मैटर भी है, नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 100% डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकता। तो मोनिज्म बोल रहा था 100% सेम है और डुअलिज्म बोल रहा है 100% डिफरेंट है। तो इन दोनों को क्रिटिसिज्म मिला। उसके बाद एक और थ्योरी आया, उस थ्योरी का नाम था स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी ये बोल रहा था कि अगर एक इंटरनेशनल लॉ, अगर कोई ट्रीटी साइन हुआ है, जैसे कि हमारे मोदी जी गए वहां पे जाके कोई उन्होंने ट्रीटी साइन किए, तो यहाँ पे जो है म्युनिसिपल लॉ अडॉप्ट करेगा। ये डुअलिज्म थ्योरी जैसा ही है। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी जो है ये काइंड ऑफ डुअलिज्म थ्योरी जैसा है, लेकिन डुअलिज्म थ्योरी से ज़्यादा रिजिड है। ये बोलता है कि अगर आपने कोई ट्रीटी या कन्वेंशन या कोई इंटरनेशनल लॉ बनाया है, तो अगर अपने देश में लागू करने के लिए, जैसे इंडिया का मिनिस्टर कोई ट्रीटी साइन करके आए, वो इंडिया में लागू करने के लिए वहाँ इंडिया के लॉ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब इंडिया का जो लॉ है उस लॉ को, उस इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब इंटरनेशनल लॉ मान लीजिए ए है और म्युनिसिपल लॉ बी है। ए बन गया, ए का ट्रीटी साइन हो गया। म्युनिसिपल लॉ अब जो बी है वो बी अब ए को अडॉप्ट करेगा। मतलब हमारा म्युनिसिपल लॉ हमारा इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करेगा। मतलब कि
जो हमारा पार्लियामेंट है वो उस ट्रीटी को देखेगा और उस ट्रीटी को देख के उसको रेटिफाई करेगा कि ये ट्रीटी लागू होना चाहिए या नहीं। तो इसी में हम लोग का पिछले क्लास में डाउट था कि पार्लियामेंट हो, तो उसका कंक्लूजन यही है कि पार्लियामेंट जो है वो अडॉप्ट तो करता है, लेकिन वही सारे ट्रीटी को अडॉप्ट करेगा जो सारे हमारे डोमेस्टिक लॉ, जो सारे ट्रीटी हमारे म्युनिसिपल लॉ को कुछ अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट मैटर हमारे डोमेस्टिक लॉ से रिलेटेड है, बस वही सारे केसेस में पार्लियामेंट इंटरफेरेंस देगा, वरना ऐसे ट्रीटी में पार्लियामेंट इंटरफेरेंस नहीं देगा। मतलब पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस होगा, लेकिन बस कुछ ही केस में, और वही कुछ केस में जिसमें वो ट्रीटी हमारे देश के डोमेस्टिक लॉ को मतलब इंटरफेयर कर रहा है, उसी केस में पार्लियामेंट इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास का डाउट भी क्लियर हो गया। वही है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, कि हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है वो क्या करेगा, इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करेगा, तभी हमारा इंटरनेशनल लॉ देश भर में लागू होगा। अब नेक्स्ट है डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी ये बोलता है कि हमारा जो देश है, हमारा देश का जो सारा हमारा जो देश है वैसे अलग अलग देश है, और हर देश का अपना अपना संविधान होता है, हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बातें लिखी गई है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारे देश में भी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड लिखी गई है आर्टिकल 253 में। तो आर्टिकल 253 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज। मतलब कि जो डुअलिज्म थ्योरी में बोला गया था कि अगर कोई ट्रीटी बन गया है, हमारा देश का किसी और कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन हो गया है, उसको देश में लागू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा पार्लियामेंट क्या करेगा, एक और लॉ पास कर देगा सेम टू सेम। जैसे वुमेन के अगेंस्ट में एक ट्रीटी साइन हुआ कि वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम को रोकने के लिए हम एक ट्रीटी साइन करेंगे, तो सेम टू सेम प्रोहिबिशन क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड एक लॉ पार्लियामेंट पास कर देगा। ये लिखा है हमारे आर्टिकल 253 में। और हार्मोनियस थ्योरी मतलब होता है कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है और हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है, ना इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है और ना ही डोमेस्टिक लॉ सुपीरियर है, दोनों को हार्मोनियसली एक साथ चलना है। फॉर एग्जाम्पल एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में ये बोला गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में होने का जो गाइडलाइन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में दिए गए थे, बहुत सारे गाइडलाइन डाले गए थे, वो हमारा जो कन्वेंशन था, जो ट्रीटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, CEDAW, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के बेसिस पे ही विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में गाइडलाइन बनाए गए थे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ थ्योरीज है। ये थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जान सके कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ क्या है। पहला चीज, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा। दूसरा चीज, ये हम लोग को जानने के लिए ओपिनियन ज्यूरिस्ट का जानना जरूरी है। तो जो ज्यूरिस्ट ने अपने ओपिनियन दिए थे, वो ओपिनियन अलग अलग थ्योरी में कन्वर्ट हो गए। तो पहला थ्योरी मैंने बोला मोनिज्म थ्योरी, उसका मतलब क्या था कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ कंप्लीटली सेम है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम है। इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। फिर क्या बोला गया, डुअलिज्म थ्योरी। डुअलिज्म थ्योरी ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए जब भी एक इंटरनेशनल लॉ बनेगा, जब भी एक इंटरनेशनल लॉ साइन होगा, तो उस कंट्री का पर्टिकुलर डोमेस्टिक लॉ जो है वो एक और लॉ पास करेगा। वो जो एक और लॉ पास करेगा, वो लॉ हमारा वो ट्रीटी को साथ में स्मूथली लेके चलेगा। डुअलिज्म थ्योरी ने ये बोला। अब जो हमारा स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है, ये भी डुअलिज्म थ्योरी जैसा ही है। यहाँ डुअलिज्म थ्योरी ये बोल रहा था कि दूसरा लॉ ही बन गया, XYZ एक लॉ है इंटरनेशनल लॉ, और हम लोग दूसरा लॉ ही बना दिए ABC, एक अलग लॉ ही एक्ट पास कर दिए। ये डुअलिज्म थ्योरी बोल रहा था। लेकिन स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी ये बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो ट्रीटी है, वो देश भर में लागू करने के लिए हमारा जो देश का जो डोमेस्टिक लॉ है, वो डोमेस्टिक लॉ उस इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कोई नया लॉ नहीं बन रहा है। यहाँ जो हमारा डोमेस्टिक लॉ है, मतलब हमारा पार्लियामेंट क्या करेगा, अडॉप्ट। लेकिन पार्लियामेंट हर केस में ये काम स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी नहीं करेगा। पार्लियामेंट उसी केस में ये काम करेगा जिस केस में
जो ट्रीटी है वो इंटरफेयर कर रहा है किसी डोमेस्टिक लॉ से। अगर इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो वो ऐसे ही लागू होगा, लेकिन अगर इंटरफेयर कर रहा है तो पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस होगा। डेलीगेशन थ्योरी फिर हमारा क्या बोल रहा था? डेलीगेशन थ्योरी हमारा बोल रहा था कि हर देश में अपना-अपना संविधान है। हर देश के संविधान में अपना-अपना प्रोविज़न लिखा हुआ है इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड। तो हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है कि जभी भी कोई इंटरनेशनल लॉ पास होगा तो वो देश में लागू करने के लिए पार्लियामेंट का कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है? फिर हार्मोनियस थ्योरी में मैंने क्या बोला कि ना इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है, ना डोमेस्टिक लॉ सुपीरियर है। इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ को एक साथ अगर हम स्मूथली चलाएँगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस था 1997 का। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट बहुत सारे गाइडलाइन दिए थे। ये गाइडलाइन इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन किया गया था इंडिया का, CEDAW इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बना था उसी को ध्यान में रख के ये गाइडलाइन बनाए गए थे। मतलब कि हमारा इंटरनेशनल लॉ और जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है दोनों आपस में साथ में चला और काम किया। फिर हमारा इम्पोर्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर स्टडी को पढ़ने के लिए कि हेल्प कोर्ट टू डिसाइड विच लॉ टू अप्लाई इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप, हमारे ये रिलेशनशिप पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या है। जो कोर्ट रूम्स होते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के बीच में, कोर्ट रूम को डिसाइड करने में आसानी होगा कि किस लॉ को हम लोग प्रिवेल करेंगे और किस लॉ को हम लोग खारिज कर देंगे। इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का। फिर यहाँ पे क्या है, इंश्योर स्टेट रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। मतलब जो हमारा देश है वो अपना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या क्या है, ट्रीटी क्या क्या है, उसको रेस्पेक्ट दे, उसको वैल्यू दे, उसको मतलब कि ऐसा करे कि उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं करे कि ये तो हमारे देश का लॉ नहीं है, हम तो बस BNSS फॉलो करेंगे, हम तो बस BSA फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल लॉ तो दूसरे कंट्री का, ऐसा मान के नहीं चले। इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ का हम रिलेशनशिप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो स्टेट है, जो कंट्री है वो फॉलो करे और वो रिस्पेक्ट करे। फिर क्या है, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। मतलब ग्लोबल लेवल में जो इंटरनेशनल लॉ चल रहा है उसको और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ को पढ़ना का ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ का रिलेशनशिप पढ़ना जरूरी है। अब है हमारा ये क्या बोलते हैं, इंडिया एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल लॉ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया और ब्रिटिश का प्रैक्टिस कैसा है इंटरनेशनल लॉ में। तो पहला क्या है, इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न। ये तो इंटरनेशनल लॉ का ही डेफिनेशन दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। मोनिस्ट और डुअलिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोनिस्ट थ्योरी क्या है। मोनिस्ट थ्योरी बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल ही सेम है म्युनिसिपल लॉ से, जिसका मोनिस्ट थ्योरी को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन डुअलिस्ट थ्योरी क्या बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ कंप्लीटली डिफरेंट लॉज है, इसलिए जब भी इंटरनेशनल लॉ बनेगा तब एक डोमेस्टिक लॉ भी बनाया जाएगा इंटरनेशनल लॉ को स्मूथली चलाने के लिए उस कंट्री में। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया जो है वो ड्यूअलिस्ट अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब हमारा जो इंडिया है वो भी ये बोलता है कि जो हमारा देश है वो जब भी एक इंडिया इंडिया में ट्रीटी साइन होगा, कॉन्वेंशन बनेगा, तो हमारा देश का जो पार्लियामेंट है वो दूसरा एक्ट पास कर देगा और उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर ट्रीटी को स्मूथली चलाने में काम देगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल अंडर आर्टिकल 253 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट एंड कॉन्वेंशन। आर्टिकल 253 ऑफ पार्लियामेंट में के पास पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कि वो जो पार्लियामेंट है वो किसी भी ट्रीटी को इंडिया देश भर में लागू करने के लिए, और या फिर कोई एग्रीमेंट या कोई कन्वेंशन है उसको देश भर में लागू करने के लिए काम करे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आफ्टर साइनिंग द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया इंट्रोड्यूसेस सेवरल डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड स्कीम
ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। इसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि एक कॉन्वेंशन साइन हुआ था इंडिया का, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड अगर इंडिया का एक कॉन्वेंशन बना था तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक और स्कीम बना दिया और पॉलिसीज बना दिया ताकि वो कॉन्वेंशन, वो ट्रीटी स्मूथली चल सके। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? डुअलिज्म थ्योरी में हमारा देश क्या है, डुअलिज्म थ्योरी फॉलो कर रहा है। अभी ये डुअलिज्म थ्योरी क्या है कि हमारा इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दो अलग अलग लॉ है। हमारा डुअलिज्म थ्योरी में ये बोला जाता है कि जब इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं तो उसी को स्मूथली उस कंट्री में रन करने के लिए हम एक और लॉ बना देते हैं, हमारा पार्लियामेंट एक और लॉ बना देता है ताकि इंटरनेशनल लॉ कंप्लीटली अच्छे से रन करे। ठीक है, और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? ये चीज हमारे संविधान के आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है। तो फिर रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का क्या रोल है इंटरनेशनल लॉ के रिलेशन में? तो Indian courts are often active in alleging domestic law with international obligation. Even if Parliament has not passed a law, court use international treaties as guiding principle when interpreting constitutional or statutory provision. जो मैंने अभी आप लोगों को बोला हारमोनियस थ्योरी में, मैंने आप लोगों को बोला हारमोनियस थ्योरी में कि जो इंटरनेशनल लॉ है और वो जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है, ये दोनों लॉ में कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, दोनों एक ही है। और ये हमारा हारमोनियस लॉ बोलता है कि दोनों एक ही है, दोनों को एक साथ स्मूथली रन करना होगा। ये हारमोनियस थ्योरी यूज कौन करता है? हमारे देश का जुडिशरी, हमारे देश का जुडिशरी ये हारमोनियस थ्योरी को यूज करता है। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था, उसमें जो गाइडलाइन थे, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का गाइडलाइन था, वो CEDAW कॉन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को ध्यान में रख के सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का गाइडलाइन बनाया गया था। और उसके रिलेशन में एक एक्ट भी बना दिया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट 2013। ठीक है, फिर पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल लॉ, मतलब सेम चीज लिखा हुआ है कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है उसको देश भर में लागू करने के लिए एक डोमेस्टिक लॉ बनाना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ आर नॉट सेम। ये हमारा देश का लॉ बोलता है कि हमारा इंटरनेशनल लॉ को हमारे देश में लागू करने के लिए एक डोमेस्टिक लॉ बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश जो है वो डुअलिज्म अप्रोच को ये करता है, फॉलो करता है। और डुअलिज्म ये बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ सेम लॉ नहीं है। ठीक है, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट क्या मिला हुआ है इंटरनेशनल लॉ को? उसके लिए 3 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डेलीगेशन थ्योरी में लिखा हुआ है। आप सब लोग टैली कर सकते हैं थ्योरी को किस चीज से। जैसे स्टार्टिंग का मैंने आप लोगों को बताया वो डुअलिज्म थ्योरी, जो हमारा जुडिशरी है वो हारमोनियस थ्योरी को फॉलो कर रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट जो है ये हमारा डेलीगेशन थ्योरी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमारा डेलीगेशन थ्योरी क्या बोल रहा था? हमारा डेलीगेशन थ्योरी बोल रहा था कि हर देश के अपने अपने संविधान होते हैं और हर संविधान में अपना अपना लिखा रहता है कि क्या क्या इंटरनेशनल लॉ के प्रोसेस है, क्या क्या इंटरनेशनल लॉ के पावर्स एंड फंक्शंस है, हम इंटरनेशनल लॉ को कैसे रन करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट यहाँ पे डेलीगेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 51C, आर्टिकल 253 और आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 51C क्या बोलता है? डायरेक्ट अ स्टेट टू फोस्टर रिप्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। मतलब कि रेस्पेक्ट करे, जो हमारा स्टेट है वो हमारे इंटरनेशनल लॉ, हमारे ट्रीटी को मतलब कि डिसरेस्पेक्ट ना करे कि ये तो हमारे देश का लॉ नहीं है, हमारा देश तो बस BNS चलाता है, हमारा देश तो बस CPC चलाता है, तो हम क्यों इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करें। तो आर्टिकल 51C हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोल रहा है कि स्टेट को रेस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉ का। आर्टिकल 253 तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्रांट पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज। मतलब एक ट्रीटी जो साइन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉज बना सकता है अलग से। पार्लियामेंट अलग से लॉ क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारा इंटरनेशनल लॉ और हमारा म्युनिसिपल लॉ अलग अलग लॉ है,
इसीलिए अलग अलग लॉ बना रहा है। और हमारा इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ अलग अलग लॉ है, ये डुअलिज्म में बोला गया है। और हमारा देश डुअलिज्म अप्रोच को फॉलो करता है, हमारा इंडिया डुअलिज्म थ्योरी को फॉलो करता है। फिर आर्टिकल 246 क्या बोलता है? एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, मतलब कि एक ट्रीटी में कैसे एंटर करना है और उस पर्टिकुलर ट्रीटी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज दिया हुआ है हमारा आर्टिकल 246 में। इंडिया का तो समझ में आ गया, पहला इंडिया का पहला ये समझ में आया कि हम लोग डुअलिस्ट थ्योरी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम जब भी एक पर्टिकुलर ट्रीटी साइन करते हैं तो उस ट्रीटी को फॉलो करने के लिए हम एक और लॉ बना देते हैं। ये समझ में आया। फिर हम लोग ये समझे कि जो लेजिस्लेटिव है वो डुअलिज्म फॉलो करता है, जो जुडिशरी है वो हार्मोनियस थ्योरी फॉलो करता है। मतलब कि वो ये नहीं देखता है कि क्या है पार्लियामेंट ने पास किया क्या किया, वो हार्मोनियस थ्योरी देखता है। कैसे? वो उसने ये देखा जुडिशरी ने कि हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है और हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है उनमें से कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, तो हम अपने डोमेस्टिक लॉ के गाइडलाइन स्कीम्स इंटरनेशनल लॉ को रेफर करके बना सकते हैं। तो जुडिशरी के बहुत सारे केसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें जुडिशरी ने सारे गाइडलाइंस हमारे CEDAW के गाइडलाइन को ध्यान में रख के बनाए हैं। ठीक है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट में हम लोग जाएंगे डेलीगेशन थ्योरी में। और डेलीगेशन थ्योरी क्या बोलता है कि हर देश का अपना अपना संविधान होता है, तो हमारा देश का संविधान में भी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कुछ बात की गई है। अब ये ब्रिटिश क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इंडिया एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल लॉ। तो ब्रिटिश प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल लॉ क्या है? तो जो हमारा ब्रिटिश है, जो यूके है, ये भी डुअलिज्म ही फॉलो करता है। क्योंकि ये तो हम लोग को पता है कि पहले इंडिया ब्रिटिश का ही मतलब गुलाम था, तो बेसिकली दोनों के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन काइंड ऑफ सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, डिफरेंस है लेकिन उतना भी नहीं है। तो डुअलिज्म अप्रोच यूके में भी फॉलो होता है। तो लाइक इंडिया, द यूके ऑल्सो फॉलो अ डुअलिस्ट सिस्टम। दिस मीन्स दैट इंटरनेशनल ट्रीटीज signed by government do not automatically become part of British law. They must be passed into domestic law by parliament. मतलब ऑटोमेटिकली वो भी हमारा यूके का पार्ट नहीं बन सकता। जो ट्रीटी यूके साइन करता है वो ऑटोमेटिकली यूके का पार्ट नहीं बनता है, उसके लिए भी उसको ये करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लॉ को पास करने के लिए। एग्जाम अब इसका एग्जाम्पल क्या है? द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स was signed in 1950, but it only became enforceable in UK domestic code after the Human Rights Act 1988 was passed by Parliament. सेम चीज जो इंडिया में हो रहा है सेम चीज यूके में भी हो रहा है। यूके भी डुअलिस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहा है, मतलब कि एक ट्रीटी साइन हुआ वहां भी, तो उस पर्टिकुलर ट्रीटी को उस पर्टिकुलर कंट्री में अप्लाई करने के लिए एक नया लॉ पास कर दिया वहां के पार्लियामेंट द्वारा। वहां पे एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन है। ठीक है, द यूके यूजेस द इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन विच रिक्वायर्स ट्रीटी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू डोमेस्टिक लॉ थ्रू लेजिस्लेशन until Parliament Act court cannot apply treaties directly. तो जैसे हम लोग क्या समझे थे, हम लोग समझे थे कि हमारे इंडिया में कोर्ट क्या करते थे, ट्रीटी को अप्लाई कर देते थे। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी ट्रीटी को अप्लाई कर दिए, सारे अलग अलग केसेस में ट्रीटीज को अप्लाई कर दिया गया। लेकिन यूके में क्या बोला जा रहा है, यूके में इंडिया से ज्यादा स्ट्रिक्ट है चीजें। यूके में बोला जा रहा है कि जब तक वहां के पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं होगा तब तक वहां का जुडिशरी भी अप्लाई नहीं कर सकता। हमारे इंडिया में क्या बोला जा रहा था कि वो सारे लॉ जो हमारे डोमेस्टिक लॉ को इंटरफेयर कर रहे हैं उसी में हम लोग अडॉप्शन थ्योरी लगा सकते हैं, मतलब उसी में हम लोग पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस लगा सकते हैं। लेकिन यूके बोलता है कि हम लोग जब तक पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस ना हो, जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल ना हो, हमारा जुडिशरी भी उस पर्टिकुलर ट्रीटी को रेफर नहीं करेगा। इस चीज को वो लोग का नाम दिया गया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन। ठीक है, मतलब कि जो यूके का लॉ है वो इंडिया के लॉ जैसा ही है इंटरनेशनल लॉ के रिलेशन में, लेकिन जो यूके का लॉ है वो ज्यादा रिजिड है इंडिया के लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंडिया एंड द ब्रिटिश रूल।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर 1950 व्हेन इंडिया was under British rule and did not have any own constitution. Its practice was aligned with the UK. The British government signed treaty and their application in India dependent on British legislation. After independence, India adopted dualist system in its own constitution but gave court a more proactive role compared to UK court. इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि जो 1950 से पहले हमारा देश जब गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तब क्या होता था कि जो ब्रिटिश के अप्रोच थे उसी में इंडिया का भी जो ट्रीटी साइन करते, वैसे तो वैसा कुछ था नहीं, लेकिन डुअलिज्म ही था। लेकिन जब इंडिया अपने आप जब इंडिपेंडेंट हुआ, तब एक चीज डिफरेंस हुआ दोनों में, ये वहाँ का एक रिजिडिटी ज्यादा है कि वहाँ का जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या होता है, यहाँ इंडिया में जुडिशरी ज्यादा प्रोएक्टिव है। जुडिशरी यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है और जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर सकता है, वो गाइडलाइन रेफर कर सकता है, लेकिन यूके में नहीं हो सकता। बाकी दोनों का सब सेम है। तो यहाँ सिमिलैरिटीज क्या है इंडिया और यूके का, शेयर्ड ड्यूअलिज्म, मतलब डुअलिस्ट थ्योरी दोनों फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ट्रीटीज आर रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल टू बिकम इन्फोर्सेबल। ये भी समझ में आ रहा होगा कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए अगर उस पर्टिकुलर ट्रीटी को इन्फोर्सेबल करना है। ये यूके भी बोलता है, ये इंडिया भी बोलता है। सेपरेशन ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ रिमेन सेपरेट, क्योंकि हम इंडिया और हम यूके डुअलिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो डुअलिस्ट अप्रोच अपने आप में बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ और जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है वो दोनों डिफरेंट है। तो डुअलिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं मतलब ये है कि दोनों डिफरेंट है। इंडिया भी यही समझ रहा है और यूके भी यही समझ रहा है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है इंडिया की और यूके की इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने में। अब इंडिया की और यूके की इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने में डिफरेंस क्या है, जुडिशियल रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे कि courts are very proactive. They interpret law in the line with treaties, especially on human right and environmental issue. यूके में क्या हो रहा है, कोर्ट आर मोर रेस्ट्रेंट एंड यूजुअली वेट फॉर पार्लियामेंट टू पास लॉ। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा इंडिया का जो जुडिशरी है वो हारमोनियस थ्योरी को फॉलो कर रहा है कि ना जुडिशियल ना इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है और ना ही म्युनिसिपल लॉ सुपीरियर है, तो दोनों हारमोनियसली चलेगा। लेकिन ये जो यूके का कोर्ट है, यूके का कोर्ट बहुत रिजिड है। ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जब तक ना आए तब तक हम लोग नहीं उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे। फिर वही है केस लॉ यूज, इंडिया ओपनली साइट इंटरनेशनल ट्रीटीज इन जजमेंट, और फिर कोर्ट यूजुअली साइट ट्रीटीज ओनली आफ्टर दे इनकॉर्पोरेटेड इनटू डोमेस्टिक लॉ। मतलब कि इंडिया का जो जुडिशरी है वो हारमोनियस थ्योरी फॉलो कर रहा है, लेकिन यूके का जो जुडिशरी है वो अभी भी स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी और डुअलिज्म थ्योरी को फॉलो कर रहा है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट केस है, विशाखा केस मैंने बता दिया, फिर वेलोर सिटीजनशिप केस, ये सारे कुछ केस हैं। तो मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, इंडिया और ब्रिटिश का इंटरनेशनल लॉ, इंडिया एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल लॉ। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोग को देने का जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो इंडिया प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल लॉ, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जब लेजिस्लेचर, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जिसने लॉ को बनाया, लेजिस्लेशन, जिसने लॉ को पारित किया, एग्जीक्यूटिव, और जिसने लॉ की रक्षा की, उसे हम कहते हैं जुडिशरी। ये हम लोग को पता है। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारे देश का जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ बनाता है, वो डुअलिस्ट अप्रोच फॉलो करता है। जो हमारे देश का जुडिशरी है, जो लॉ की रक्षा करता है, वो हारमोनियस थ्योरी को अप्रोच को रखता है। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितने भी प्रोविजन है वो डेलीगेशन थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो हमारा देश 3 थ्योरी को फॉलो करता है, डुअलिस्ट, हारमोनियस और डेलीगेशन थ्योरी। डुअलिस्ट थ्योरी में ये बोला जाता है हमारे देश में कि जब तक एक ट्रीटी साइन होता है, जब तक एक पार्लियामेंट अपना एक पर्टिकुलर लॉ ना बना दे उस ट्रीटी के रिगार्डिंग, एक वुमेन और चाइल्ड के रिलेशन में एक ट्रीटी पास हुआ,
तो पार्लियामेंट भी यहाँ अपना एक लॉ बनाएगा, क्योंकि डुअलिस्ट थ्योरी बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दो डिफरेंट लॉज है। तो उस इंटरनेशनल लॉ में देश में लागू करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो अपना एक XYZ लॉ बनाया जो इसी ट्रीटी से रिलेटेड था और इसी हिसाब से हारमोनियसली चला। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी ने ये बोला कि यहाँ पे हम हारमोनियस थ्योरी करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ और जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है ये दोनों सेम है। मैं जो भी जजमेंट दूंगा जो कन्वेंशन है, जो ट्रीटी है, उसको ध्यान में रख के दूंगा। अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं उसको रेफर करके गाइडलाइन बनाऊंगा। ये हमारा जुडिशरी बोलता है। फिर डेलीगेशन थ्योरी क्या बोलता है? डेलीगेशन थ्योरी में बोला जाता था कि हर देश का अपना अपना एक संविधान होता है, तो वो संविधान में लिखा रहता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड लॉज है। तो डेलीगेशन थ्योरी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट मैंने कुछ दिया है 3 आर्टिकल 51C, आर्टिकल 253, आर्टिकल 246 कि हमारा स्टेट रेस्पेक्ट करेगा इंटरनेशनल लॉ को, पार्लियामेंट का ग्रांट अप्रूवल होगा और एक ट्रीटी में कैसे एंटर करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बोला जाएगा आर्टिकल 246 में। वही अब जब हम लोग चले गए यूके के इंटरनेशनल लॉ के फॉलो करने में, तो यूके भी इंटरनेशनल लॉ में डुअलिस्ट अप्रोच ही रखता है। लेकिन यहाँ इंडिया और यूके में एक डिफरेंस है कि जैसे इंडिया का जो जुडिशरी था वो हारमोनियस थ्योरी को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये जो यूके का जो जुडिशरी है वो डुअलिस्ट थ्योरी ही फॉलो कर रहा है कि जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल ना आ जाए तब तक जुडिशरी वहां का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इंडिया में नहीं था। ठीक है, तो सिमिलैरिटी समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इंडिया एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल लॉ में? मैम लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन उठा था ना कि हर ट्रीटी के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो क्लियर हो गया इधर। तो 246 बताया आपने आर्टिकल 250, हाँ हाँ, 253, 246 और 15 क्या था 51C। अगर हाँ कंट्रावेंशन होगा तो एक्ट पास करना हाँ ही पड़ेगा। इसका एग्जांपल हाँ एक ये भी था मेरे ख्याल, क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनवायरमेंटल एक्ट पास किया था। हाँ हाँ हाँ, यही है। तो वो वाला डाउट तो क्लियर हो गया ना अब? हाँ जी मैम, वही जस्ट क्योंकि वो पीछे का बचा हुआ था ना, वो अभी हाँ हाँ हाँ, तो वो इसी टॉपिक में क्लियर हो गया, नेक्स्ट यूनिट में ही था। इसके बाद वाला जो आपका यूनिट है, मैंने क्वेश्चन पेपर जब मैं देख रही थी तो असाइलम हर क्वेश्चन में आया है, तो नेक्स्ट यूनिट में असाइलम है, तो हम लोग उसको पहले कवर करेंगे कि असाइलम क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे उस यूनिट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है। मैडम ये कॉलेज ठीक है। नोटबुक्स के साथ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या? कॉलेज नोट्स जो दिए हैं ना उनके साथ हाँ, सब चीज मिल नहीं रहा एक्चुअली। सब चीज मिल नहीं रहा है मतलब? जो आप पढ़ा रही हैं वो यहाँ पे ढूंढने से नहीं मिल रहा मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू जी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। करते हैं। Thank you, ma'am. Good night. ओके ओके, थैंक यू।